बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल अपन ने संगणना विधि सेंसस मेथड की चर्चा की थी और उसकी गुण और सीमाओं की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड, हिंदी में बोलते हैं निदर्शन की विधि। निदर्शन विधि की जब हम बात करते हैं तो अपन ये कहेंगे कि अनुसंधान की समस्त इकाइयों के अध्ययन के लिए जब कुछ इकाइयों को ही विश्लेषण एवं निष्कर्ष के लिए चुना जाता है, तब ये अध्ययन निदर्शन प्रतिदर्श अध्ययन कहलाता है। निदर्शन या प्रतिदर्श अध्ययन कहलाता है। निदर्शन या प्रतिदर्श का मतलब होता है जब अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो, अध्ययन की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना मुश्किल हो, तो ऐसे संदर्भ में, ऐसे समय में समग्र में से कुछ इकाइयों के समूह का नाम और उन इकाइयों के विस्तृत क्षेत्र में से चुने जाने की प्रक्रिया को निदर्शन या प्रतिदर्शन कहा जाता है। प्रतिदर्शन कह लीजिए, प्रतिचयन कह लीजिए, ये है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूँ। जब हम बाज़ार में कुछ भी सामान लेने जाते हैं, गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, है ना, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दुकान वाले से डिमांड करते हैं भाई सैंपल दिखाओ, और दुकान वाला हमें एक स्पून में, एक पात्र में लेकर वो सामान दिखा देता है, और उसके आधार पर हम क्या मान लेते हैं कि सारा सामान ऐसा ही है और हम उसको लेकर आ जाते हैं। मतलब पूरी बोरी को चेक नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कट्टे को चेक नहीं कर रहे हैं, एक थोड़ी सी सामान को चेक करने के बाद हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि पूरा सामान ऐसा ही होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बीमारी का चेक करने के लिए कि हमें कौन सा रोग है, इसके लिए क्या करता है, बोलता है ब्लड टेस्ट कराओ। और ब्लड टेस्ट की जब हमारी बात होती है तो लेबोरेटरी में हमारे एक या दो ड्रॉप या एक सिरिंज हमारी ब्लड की ली जाती है और उससे पूरे ब्लड के चेकिंग हो जाती है, हमारी बॉडी की चेकिंग हो जाती है कि कहाँ क्या रोग है। इसी तरह से घर में अगर हम देखते हैं तो जैसे चावल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो हम पूरे चावल का एक एक दाना दबाकर नहीं, बल्कि एक या दो दाने दबाकर देख लेते हैं कि पूरे चावल पके हैं या नहीं। एक या दो चावल के पक जाने पर हम ये मान लेते हैं पूरे चावल पक चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैंने जो आपको ये इतने उदाहरण दिए, ये अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हम देखते ही रहते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है। तो अब चावल का उदाहरण मैंने आपको बताया कि एक एक चावल नहीं दबाते हम पूरे, बल्कि एक या दो चावल ऊपर से उठाते हैं और उनको दबाकर देखने पर अनुमान लगा लेते हैं कि पूरे चावल पककर तैयार हो गए हैं। तो इसलिए इसी प्रकार समग्र में से चुने गए ऐसे कुछ को जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करते हों, मतलब उसमें समग्र की सारी विशेषताएं जिनमें होती है, उसको समग्र का प्रतिनिधित्व जो करता है, हम उसको क्या कहते हैं, निदर्शन कहते हैं। निदर्शन संपूर्ण समग्र न होकर उस समग्र का एक छोटा सा भाग, केवल कुछ इकाइयाँ जिसमें होती है, जो कि समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व करती है, उसको हम निदर्शन कहते हैं। बच्चों, निदर्शन के लिए आपके पास एक प्रश्न जो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वो है जैसे आपसे पूछा जाए निदर्शन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कहाँ किया, तो आप बोलोगे बाउले ने किया था लंदन में, ठीक है। और कब किया, 1915 में। तो 3 चीज़ आ गई आपकी। निदर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो आप बता दोगे 1915 में। कहाँ किया गया, लंदन में। किसने किया, बाउले ने। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 2 वर्ष ये सामाजिक सर्वेक्षण की जो निदर्शन की विधि है, इसमें अनुसंधान का एक ये आवश्यक चरण बन गया है और इस चरण के कारण इसकी महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं निदर्शन की परिभाषा की। निदर्शन की परिभाषा में हम सबसे पहले गुडे और हार्ट की परिभाषा देखते हैं। गुडे और हार्ट कहते हैं एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि। विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि निदर्शन कहलाता है। सेम वे में पीवी ने कहा कि एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा
योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया गया है। तो मतलब वही समग्र की बात करते हैं। समग्र में से जब हम छोटा सैंपल लेते हैं, छोटा सा एक नमूना ले लेते हैं और उसका जब हम अध्ययन करते हैं और उसको समग्र पर लागू करते हैं तो ये वाली प्रक्रिया क्या है, निदर्शन कहलाती है। इसी परिभाषा को बोगार्ट्स ने भी दिया है और बोगार्ट्स कहते हैं निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन। अब इसमें बोगार्ट्स ने एक बात ये कही कि भाई हम समग्र में से तो कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, समूह में से कुछ निश्चित इकाइयों का चयन करते हैं, लेकिन चयन करते समय उनका परसेंटेज विशेषता के अनुरूप उनका प्रतिशत का भी ध्यान रखा इसमें जाता है। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशंस के बाद हम कहेंगे निष्कर्ष रूप में समग्र में से चुने हुए एक अंश अथवा इकाई समग्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें या यूँ कहें कि जिसमें समग्र के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, निदर्शन कहा जाता है। ये प्रतिनिधि इकाइयाँ समग्र की आधारभूत विशेषताओं का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इनमें वो सारी विशेषताएं होती हैं जो समूह में मैक्सिमम पाई जाती है। तो इसमें प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण या समग्र समूह पर लागू किया जा सकता है। मतलब क्योंकि अपन ने कहा पहले ही कि हम जिन इकाइयों का चयन करते हैं वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करती है, उनमें वे सारे गुण, वे सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो समूह में अधिकांश लोगों में पाई जाती है। तो जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम समग्र पर लागू कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण या समग्र समूह पर लागू किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा और निष्कर्ष की बात हमने की। अब हम बात करेंगे निदर्शन के आधार। निदर्शन का आधार किस आधार पर किया जाए, कैसे कैसे बेस बनाए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए, उसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है समग्र की सजातीयता। समग्र की सजातीयता का मतलब है अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग ही क्या है, समग्र है। मतलब कुल मिलाकर कितनी इकाइयाँ हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा, समग्र कहलाएगा। इन इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात जिन इकाइयों को हम चुनेंगे वे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हों, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि अध्ययन की इकाइयों में सजातीयता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ऐसे में समग्र में से प्रतिनिधि निदर्शन चुनना क्या होगा, कठिन हो जाएगा। मतलब अगर सजातीयता है, एक से गुण है तो उसमें से हम कुछ लोगों को आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है तो हम समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लुंडबर्ग ने कहा भी है, यदि तथ्यों में अत्यधिक सजातीयता है अर्थात संपूर्ण समग्र की इकाइयों में नाम मात्र का ही अंतर है, तो कोई भी इकाई या इकाइयों का समूह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकेगी। मतलब अगर अंतर कम है तो जो भी इकाइयाँ हम चयनित कर रहे हैं वो क्या करेगी, समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकेगी। इस तरह से समग्र की इकाइयों में समानता होने पर तो निदर्शन का प्रयोग संभव हो पाएगा। अगर असमानता है तो निदर्शन का प्रयोग संभव नहीं होगा। इसलिए निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है। दूसरा आधार है वो है प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। निदर्शन विधि में संपूर्ण में से कुछ इकाइयों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है कि वे क्या करती हैं, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कभी कभी यह स्थिति संभव है भी जब निदर्शन की ऐसी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब निदर्शकों की संख्या समूह की विशालता के अनुपात में हो। एक और दो इकाइयों के चुने जाने से उस वो क्या करती है, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगी। साथ ही यह आवश्यक है कि किसी विशेष गुण समूह के आधार पर संपूर्ण समूह को कुछ निश्चित वर्गों में बांट लिया जाए और प्रत्येक वर्ग की कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए। इस प्रकार चुनी गई सभी इकाइयों के लिए संपूर्ण समूह की आधारभूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व संभव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे समग्र बड़ा है और समग्र की में सजातीयता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि समग्र को कुछ
इकाइयों में विभाजित कर लेते हैं, कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित कर लेते हैं गुणों के आधार पर, और फिर उसमें से उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए समग्र की इकाइयों का चयन कर लेते हैं। तो ये हो गया प्रतिनिधि चुनाव की संभावना की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो है समुचित परिशुद्धता। अत्यंत सावधानी पूर्वक चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण या 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि निदर्शन पूर्णतः परिशुद्ध है। प्रयास किया जाता है कि सजातीयता बनी रहे, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन क्योंकि ये प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन ही वास्तविक स्थिति का एक चित्र प्रस्तुत कर सकता है और इसके आधार पर निष्कर्ष भी ठीक हो सकते हैं। अतः निदर्शन विधि से प्राप्त परिणामों में समुचित परिशुद्धता का होना भी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की विशेषताएं। प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की विशेषताओं की जहाँ तक बात आती है, इसमें हम कहेंगे कि सामाजिक घटनाओं के निष्कर्ष उतने ही परिशुद्ध व यथार्थ होंगे जितनी कि निदर्शन में प्रतिनिधित्वता हो। जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा, निष्कर्ष उतने ही ज़्यादा विश्वसनीय निकल पाएंगे। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की कुछ विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे, जैसे प्रतिनिधित्वता, पर्याप्त आकार, अभिनति या पक्षपात से मुक्त हो, विश्वसनीयता हो, लचीलापन हो, उसमें अनुभवों पर आधारित हो, ज्ञान तथा तर्क पर आधारित हो, स्वतंत्रता। ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो एक प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन की विशेषता मानी जाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे निदर्शन की विशेषताओं में, और उसके बाद निदर्शन के चुनाव के प्रमुख अंग। तो इनकी बात अंग कह लें, चरण कह लें, स्टेप्स कह दें, इसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ नहीं आए उसको लिख लें, टिक कर लें, मौखिक रूप से आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।